नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है। और आज से मैं आप सभी लोगों का यूपी टेट, यूपी पुलिस, हिंदी का मतलब जिस भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हिंदी आता है तो उसके लिए मैं हिंदी विषय जो है आपको कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो पहला चैप्टर है वो वर्णमाला है। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा, एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये वीडियो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा और पूरा जो टॉपिक है हिंदी के वो मैं पूरा कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, चलो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमारा चैप्टर है हिंदी। और ये किसके किसके लिए है? यूपी पुलिस, यूपी टेट और लेखपाल या अदर कोई भी वैकेंसी अगर आती है उसमें हिंदी अगर पूछा जाएगा तो ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह आप सबको याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता 14 सितंबर 1949 ईस्वी को प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान में जो हिंदी को मान्यता जो है 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ है। अब देखिए वर्णमाला में स्वर रहता है, व्यंजन रहता है। इसका स्वर को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला जो है दो शब्दों वर्ण प्लस माला के योग से बना है। वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि, माला का अर्थ होता है समुदाय। इसका मतलब है ध्वनियों का समुदाय क्या कहलाता है? वर्णमाला। और वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जिसे वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होना चाहिए। जैसे आ ई उ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आ के बाद का आ जाए डायरेक्ट, मतलब जो एक क्रम लगा हुआ इसी को क्या कहते हैं? व्यवस्थित समूह। ठीक है, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। चलिए मैं देखता हूँ, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो है, भाषा की सबसे छोटी वो लिखित इकाई जो है वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है ध्वनि है। मतलब कुछ भी अगर मैं बोलता हूँ, जिसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये हमारी ध्वनि है। जब जो मैं बात कर रहा हूँ इसे आप लिखेंगे तो वर्णों के फॉर्मेट में लिखेंगे। इसे मौखिक इकाई क्या है? मतलब लिखित इकाई क्या है? जब हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। और जो बोल रहा हूँ उसे क्या बोलेंगे? मौखिक इकाई ध्वनि है। ठीक है, वर्णमाला लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 53 होती है। पहले 52 थी, एक और ऐड हो गया है जिसका नाम क्या है? विशिष्ट व्यंजन, लिरी जेका बोलते हैं। ये वाला है आपका, एक और ऐड हो गया है। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या है 11। स्पर्श व्यंजन 25, ऊष्म व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, दिगु व्यंजन 2, अयोगवा 2, विशिष्ट व्यंजन 1। इन सब के बारे में जो संख्याएं हैं, मतलब स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या क्या है और कौन कौन से वर्ड हैं, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा आप सबसे। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है वर्णों की संख्या कितनी है? 43। अगर पूछेगा उसमें आएगा डायरेक्ट कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो उसमें रहेगा 43। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? अगर पूछेगा उसमें कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या, तब क्या कितना बताना है? 45। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए दोस्तों, स्वर, स्वर जो है इसे क्या बोलते हैं? अच भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है कि 10 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, कहीं 13 होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर उच्चारण के आधार पर आ जाए, चाहे जहाँ अगर रहेगा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो 10 होती है। उच्चारण के आधार पर कितनी होती है? 10। या पूछ ले कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या, तब क्या रहेगा? तब भी 10 रहेगा। ये लिखा रहे उच्चारण के आधार पर या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या तब कितनी रहेगी? 10। दोनों में से कोई आ जाए तब क्या रहेगा? 10। अगर मानक हिंदी में स्वरों की संख्या पूछ लेता है, मानक हिंदी में स्वरों की संख्या जो है वो 11 होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि मानक हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, और परंपरागत या लेखन के आधार पर ऐसा लिखा रहेगा, परंपरागत या लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है?
ये 13 होती है। ठीक है, अगर लिखा रहेगा परंपरागत या लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब बताना है क्या, 13 बताना है। ठीक है, और वैसे कुछ आती है, ये लिखा रहेगा जहाँ पे परंपरागत लेखन के आधार पर तो 13 और उच्चारण के आधार पे 10। ठीक है, और यहाँ पर अगर मानक हिंदी रहेगा कितना हो जाएगा, स्वरों की संख्या 11 होगी। ठीक है, अब चलिए उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, उत्पत्ति मतलब स्वरों को कितने भाग में बांटा गया। देखो अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो स्वरों को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला है मौलिक या मूल स्वर। मौलिक या मूल स्वर, देखिए जिन वर्णों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है, जैसे देखिए एक खंड मतलब क्या, आ, ई, उ, री। इसमें देखिए इसका और अखंड हम नहीं कर सकते, मतलब ये एक खंड के द्वारा हुआ है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, मौलिक स्वर या मूल स्वर इसे कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, आ, ई, उ, री, ये इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, संधि स्वर पूछ ले, जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड द्वारा होता है, जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड द्वारा होता है उन्हें क्या बोलते हैं, संधि स्वर। जैसे देखिए बड़ा आ है, बड़ी ई है, ऊ है, ए है, अय है, ओ, औ। जैसे ए आ है, ये बड़ा आ जो है ये कैसे मिलके बना है, बड़ा आ जो है आ प्लस आ से मिलके बना है। ई जो है ये कैसे मिलकर बने हैं, ई प्लस ई से मिलकर बना है। तो इसमें देखेंगे कितने खंड हैं, एक खंड यहाँ पे, एक खंड यहाँ, 2 खंड है। इसमें भी देखिए जैसे ऊ है, ऊ ये कैसे मिलके बना है, ऊ प्लस ऊ से मिलके बना है। तो ये वाला भी बना है, तो ये सब कितने खंड से मिलके बने हैं, 2 खंड से बने हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें जातीय स्वर भी कहते हैं, आ, ई, उ, क्योंकि ये सेम जाति के हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, जातीय स्वर। और इन्हें क्या बोलेंगे, ये विजातीय स्वर है। 3 जो है जातीय स्वर है और 4 क्या है, विजातीय स्वर है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, वीडियो को आप लोग सब लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, देखिए हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर हैं। ठीक है, पहला जो है लघु स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और दूसरा है गुरु स्वर या दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या है, कुलूट स्वर। इनके बारे में मैं जानता हूँ, देखो। ठीक है, लघु स्वर उसे कहते हैं जिसमें जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे उन्हें क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं उसे। देखिए आ, ई, उ और री, ये क्या है, एक मात्रिक स्वर है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगे उन्हें क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर या गुरु स्वर इसी को भी कहते हैं, या दीर्घ स्वर भी कहते हैं इसे। देखिए बड़ा आ, छोटी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर। अब हमें जैसे याद कर, मान लीजिए मुझे याद करना है इसमें, मतलब कौन से स्वर एक मात्रिक है, कौन से स्वर द्विमात्रिक हो, कौन स्वर 3 मात्रिक। इसमें देखिए जिनमें 3 मात्रा का समय है वो क्या कहलाता है, त्रिमात्रिक स्वर। और इसे क्या बोलते हैं, पुलुट स्वर भी बोलते हैं। तो पुलुट स्वर में जैसे ओम का नाम लेते हो, जैसे तो ये तो मान लीजिए पुलुट स्वर के अंतर्गत आते हैं। पुलुट स्वर में लंबी सांस जहाँ पे लेना हो, राम या ओम, यहाँ पे क्या आएगा, पुलुट स्वर आएगा। अब हमें याद करना है, खाली ये वाला याद कर लेना है कि जो है लघु स्वर या ह्रस्व स्वर में कितने होते हैं, छोटा ई, उ और ई, ये वाला याद कर लेंगे। जो बचे होगा वो क्या हो जाएगा, गुरु स्वर में चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए री वर्ड जो है कैसे बना है। री जो देखो ये आधा रा प्लस ई से मिलके बना है, आधा रा और प्लस ई से क्या बन गया, री। ठीक है, यह वर्णमाला में री जो है यह वर्णमाला में उ तथा ए के मध्य का स्वर है। आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, देखिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, री आएगा। उसके बाद ए, ऐ, री किसके बीच में आया, बड़ा ऊ और प्लस ए के बीच में आया, तो री कहाँ पे आता है, बड़ा ऊ प्लस ए के मध्य आता है। ठीक है, इसका प्रयोग प्रायतः किसमें करते हैं, कौन से शब्द में, इसका प्रयोग
प्रयोग किस में करते हैं? तत्सम शब्दों में करते हैं। रि का प्रयोग किस में होता है? तत्सम शब्दों में होता है। अब देखिए, जीव या प्रयत्न के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? जीव या प्रयत्न के आधार पर स्वरों की संख्या तीन भागों में बांटा गया। पहला देखिए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, पेपर में आ जाता है कौन सा इसमें मध्य स्वर है, अग्र स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है। इसमें देखिए ट्रिक देखिए, जीव का अग्र भाग कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? अग्र स्वर बोलते हैं। अग्र में देखिए ई उ उ ए और ऐ, ये वाला याद कर लेना है कि अग्र में क्या आएगा? ई और ए और ऐ, ये अग्र में आ गई। और मध्य में क्या आता है? मध्य में ये वाला आएगा। और बाकी जो बचेगा किसमें चला जाएगा? पश्च स्वर में। तो हमें याद क्या करना है? मध्य में जो है, मध्य स्वर में छोटा आ जाएगा और अग्र स्वर में ये आ जाएंगे, और बाकी जो बचे वो किसमें चले जाएंगे? पश्च स्वर में चले जाएंगे। ठीक है, वीडियो को भैया सब लोग लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।